हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंक्लूड कर रहे हैं वो डाउट्स जो आपने पिछले 2-3 दिन में पूछे हैं। सबसे पहले 4.26 प्रियंका ने पूछा था। ये 4 चैप्टर इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के डाउट इंक्लूड कर रहा हूँ जो प्रियंका ने पूछे थे। 4.26 चैप्टर नंबर 4 डाउट 26। इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ वीडियोज़ में क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ग्रुप पे क्वेश्चन होते हैं, तो आप वहाँ से देख लिया करो। ओके, क्वेश्चन आप वहाँ से देख लिया करो। अदरवाइज आप लोग के सभी के पास PDF अवेलेबल है या हार्ड कॉपी में अवेलेबल है। देखो इसमें है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एन LTI सिस्टम इज गिवन बाय। आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है। द नंबर ऑफ रूट्स दैट लाई स्ट्रिक्टली इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्प्लेन। कितने रूट लेफ्ट हाफ पे लाई कर रहे हैं उस इक्वेशन के। ओके, तो हमने सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, इसको समझना। वैसे मैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था मैंने राउथरविट्ज में, उसके हिसाब से ही ये क्वेश्चन चल रहा है। देखो सबसे पहले हमने ये राउथ टेबल कंप्लीट कर ली। ठीक है, राउथ टेबल जब मैंने कंप्लीट की तो क्या हुआ था, ऑड रो S क्यूब ये 0 हो गया था, 0 0 हो गए थे। इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे अपन। इससे ऊपर वाली रो में जाएंगे, इससे ऊपर वाली रो में जाएंगे यहाँ पे अपन, एंड यहाँ से अपन क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। 2s4 + 6s² - 8 ये अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। यहाँ से ये जो बन गई है 2s² 2s4 6s² - 8 ये अपने पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसके बाद में अब इसके जो नीचे ये कंप्लीट टेबल का प्रोसेस आपको पता है, आप ये पहले कंप्लीट टेबल बना लो। इसके बाद अब क्या करते थे, यहाँ पे देखो लास्ट में -8 हो गया तो एक बार साइन चेंज हुआ है, तो हिसाब से तो क्या लग रहा है कि भाई एक साइन चेंज हुआ है तो एक पोल राइट हैंड साइड पे होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपको इक्वेशन दे रखी है FS, उसका ऑर्डर क्या है 5। तो 5 पोल है टोटल, जिसमें से एक पोल राइट हैंड साइड पे है, तो इसका मतलब आंसर 4 हो गया। बट इस तरह करोगे तो गलत हो जाएगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था जब राउथरविट्ज पढ़ाया था कि इस तरीके से जब जब कंप्लीट एक ऑर्डर 0 होती है तो डायरेक्ट आंसर नहीं करते, कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। ये क्वेश्चन उसी तरीके का है, गेट 2015 में पूछा हुआ है 2 मार्क्स में। देखो क्या करोगे, इसके बाद क्या करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती थी उसके रूट्स निकालते थे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन वही पोल देगी जो एक्चुअल सिस्टम के पोल है। तो हमारे पास ये 4th ऑर्डर की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना चाहा क्योंकि यहाँ पे ये इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक बार के लिए, डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मैंने एक बार s² को x एज्यूम कर लिया, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, x² + 3x - 4। ओके, इस टाइप से हो गई। इसके रूट्स निकाले तो x ये अब तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स क्या है, x आया -4 और 1, और x खुद ही किसके इक्वल है, s² के। तो अगर s² इक्वल है x के तो s किसके इक्वल होगा, ± ऑफ रूट ऑफ x के। और x की वैल्यू तो पहले से ही -4 है, तो एक बार तो -4 पुट की यहाँ पे, -4 x की जगह, और एक बार 1 पुट किया x की जगह। तो अपने पास -4 ± रूट ऑफ -4 ये कितना आ गया, ±2 आयोटा, और रूट ±1 कितना आ गया, रूट ऑफ 1, ये ±1 ही रह गया। अब देखो ये 4 पोल है, एक पोल कहाँ पे, एक पोल है 1 पे, मैंने नीचे देखो शो भी कर रखा है। एक पोल कहाँ पे, एक पोल है -1 पे, एक पोल है 1 पे, एक पोल है 2 आयोटा पे, और एक और पोल है -2 आयोटा पे। लेकिन टोटल कितने पोल है, 5 पोल है। तो एक जो बचा हुआ पोल है जो कि ये -2 पे है, ये मैं कैसे निकाल के लाया हूँ, याद करो आपको सिखाया था कि जो रिमेनिंग पोल होता है, जो भी एक पोल बचा, 1 2 जितने भी पोल बचे उसको कैसे निकालते थे, मेन इक्वेशन को, ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई थी इसको अपन डिवाइड कर देंगे किससे, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। इससे डिवाइड किया अपन ने, तो डिवाइड करने के बाद में अपने पास में ये कंप्लीट डिवीजन प्रोसेस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया है। ये कंप्लीट करने के बाद में इक्वेशन आई, जो क्वेश्चन आया वो आया s/2 + 1। इसको मैं निकाल के लाया, यहाँ से मैंने किया s/2 + 1 = 0, s = -2। तो ये जो पोल था अपने पास ये भी आ गया। तो अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, लेफ्ट हाफ पे कितने पोल है। तो लेफ्ट हाफ पे कितने पोल है, आई थिंक समझ पा रहे होगे, सिर्फ 2 पोल है। अगर आप शुरू में कर देते, अगर आप इसी प्रोसेस को देख के अगर आंसर कर देते तो आपका आंसर 4 होता, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग होता। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया है। इस क्वेश्चन में देखो क्या था, ये आपको कंफ्यूज क्यों कर सकता है। इस क्वेश्चन में था द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। आपको HS दी हुई थी, ये इक्वेशन आपको HS दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, बोला है द नंबर ऑफ जीरोज इन द राइट हाफ ऑफ द स्प्लेन। इसके 0 कितने हैं राइट हाफ ऑफ स्प्लेन में। तो आप अभी तक जो हम पढ़ते थे, आपको शायद ऐसा लगेगा कि सिर्फ पोल देता है राउथरविट्ज। आप एक चीज सोच के चलो, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन या तो सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट हो सकती है या न्यूमरेटर पार्ट हो सकती है। ये न्यूमरेटर पार्ट है, तभी तो वो जीरोस की बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, राउथरविट्ज के थ्रू आप सिर्फ यही चेक करो कि कितने पोल राइट हैंड साइड पे हैं, आप जीरोस चेक कर लो ना। जीरोस भी तो एक जो उसकी न्यूमरेटर इक्वेशन है उसके रूट्स ही तो है वो भी। तो हमने इसके लिए भी ये पूरा प्रोसेस किया। यहाँ पे क्यों हुआ, तो क्या हुआ, देखो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो 2 बार साइन चेंज हो गया, और लास्ट में -2 आया, तो एक और बार साइन चेंज हो गया यहाँ पे। अब ये 3 बार साइन चेंज हुआ है, तो हिसाब से लग रहा है कि 3 0 राइट हैंड साइड पे हैं। ठीक है, बट इस तरीके से नहीं करना है,
क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ है, s की पावर 1 ये वाली ऑर्डर रो 0 हो गई थी, तो क्या किया, इसके ऊपर वाली रो में गए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था, दिस मस्ट बी 4, ओके सॉरी दिस मस्ट बी 4, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा आंसर पे। हाँ, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर गए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई हमने 2s² माइनस 2, यहाँ से इसके रूट निकाले तो ये तो डायरेक्ट आ रहा है s² इक्वल टू 1 और s इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। दो तो पता लग गए अपने को, दो जीरोस तो पता लग गए, एक है +1 पे, एक है -1 पे, मैंने प्लॉट भी कर दिया, एक है -1 पे, एक है +1 पे, ठीक है। अब टोटल इसका टोटल ऑर्डर क्या है, 4 है, तो यानी 2 और बचे हैं, 2 जीरोस तो दिख गए अपने को, लेकिन 2 और हैं, तो मैंने क्या किया, मेन इक्वेशन को, ये जो मेन इक्वेशन थी इसको डिवाइड कर दिया किससे, ऑक्सिलरी से, तो ऑक्सिलरी से डिवाइड कर दिया, ये डिवीजन प्रोसेस पूरा, जो डिवीजन प्रोसेस के बाद क्या आया, s² माइनस 5s/2 प्लस 1, ओके। हर बार ये कंप्लीट डिवाइड होगा ही होगा, लास्ट में 0 बचेगा, ये कंफर्म है, ओके। जब भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन से मेन इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये आया अपने पास में क्वेश्चन को निकाल के लाए अपन, क्या है, s² माइनस 5/2s प्लस 1, इसको सॉल्व किया तो 2s² माइनस 5s प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से इसको सॉल्व किया तो s इक्वल टू आ गया 0.5 और 2, यानी 2 0, एक 0 है 0.5 पे और एक है 2 पे, ये बाकी 1 और -1 पहले ही आ चुके थे। अब टोटल कितने 0 है राइट हैंड साइड पे, टोटल 3 0 है, यही क्वेश्चन में पूछा भी था, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो प्रियंका आपने पूछा था वो था 4.30 इसी चैप्टर का। ये देखो, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है s4 प्लस s² प्लस 1, ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रूट्स ही बेसिकली पोल है, मतलब, ठीक है। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं आप राउथ-हर्विट्ज से सॉल्व करो, ये सिंपल एक मैथ्स का क्वेश्चन है, आपको इस इक्वेशन के रूट्स पूछे हैं, बस खत्म। तो हमने क्या किया, जो प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ किया था, मैंने यहाँ पे s² को क्या लिया था, x लिया था, क्योंकि s की पावर 4 टर्म आ रही थी, क्वाड्रेटिक नहीं बन पा रही थी, तो मैंने यहाँ पे भी यही प्रोसेस किया, मैंने s² को क्या किया, x लिया, इससे एक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 में। अब मैंने एक मेथड लगाया कि लेट से इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। आप इसको ओपन करोगे तो यही इक्वेशन आएगी, इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या है, और कुछ नहीं है। इसके बाद x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट 3 सॉरी या मैंने 3/4 को उधर सेंड किया, तो 3/4 को राइट हैंड साइड सेंड किया तो क्या हो जाएगा, -3/4, और ये स्क्वायर हटाया तो रूट आ जाएगा उस पर, तो कितना हो जाएगा, √3/4, तो √3 सिंपली 2, ओके। इसके बाद में प्लस माइनस भी आता और माइनस था तो आयोटा भी आता, ये इतना तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद 1/2 को भी उधर शिफ्ट कर दिया तो x हो गया -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ओके। ये प्रोसेस मैंने आपको रूट लॉकस में भी सिखाया था कि इस तरीके से भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर सकते हैं, ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन की तरह दोबारा देखो, यहाँ पे हमने क्या कहा कि s² इज इक्वल टू x है, ठीक है, s² इज इक्वल टू अगर x है तो यहाँ पे s² बिकॉज x है तो x आपने s कैसे निकाला, प्लस माइनस ऑफ रूट x से, सेम आप यहाँ करो, आप यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, s² x है s² के इक्वल, तो s हो गया प्लस माइनस ऑफ रूट x, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आयोटा पहले से आ गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर दोबारा आयोटा लोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। सच बेसिकली अनदर मेथड, हम दूसरा मेथड कोई लेते हैं, हम इस तरीके से नहीं कर पा रहे इसे कि x को s² पुट करके। तो अगला जो मेथड मैंने आपको सिखाया है वो देखो क्या है, नेक्स्ट मेथड के हिसाब से अपन बात करते हैं। ये मेथड आपको पसंद ही आएगा। देखो s4 प्लस s² प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस s² टर्म को ब्रेक कर दिया, मैंने यहाँ s² की जगह लिख दिया 2s² और माइनस s²। आप देख लो अगर ये इक्वेशन इसी में कन्वर्ट हो रही है, 2s² में से s² सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो s² आ रहा है, ये आ गया। यहाँ से मैंने इस s² को तो अलग कर दिया और इस पूरे को होल स्क्वायर बना दिया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, s² प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, यही बन रहा है। इसके बाद में s² प्लस, अब इसके बाद देखो ये पूरा है a, ये है b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b क्या है, b तो s है और a क्या है, s² प्लस 1, तो a² माइनस b² से ओपन कर दो आप इसे, a प्लस b a माइनस b, तो यही आएंगे दोनों। और अब इनका इजीली रूट इनके फैक्टर कर दो क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स आए -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2, इसके आए 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2 सारे। तो अपन ने ये एक तरह से अगर मैं मान के चलूँ कि ये पोल्स हैं तो मैंने ये देखा कि ये तो कहाँ है, पॉजिटिव है, +1/2, तो +1/2 और प्लस माइनस आयोटा √3/2, तो एक तो आयोटा √3/2 ऊपर है, एक उतना ही नीचे, यहाँ से ये दोनों माइनस पे हैं, तो टोटल एक तरह से ये 4 अपने पास इसके पोल निकल के या इसके 4 रूट निकल के आ गए। अब क्वेश्चन में ये पूछा था कि
रूट्स कहाँ कहाँ पे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है, दो हैं राइट हाफ प्लेन में और दो हैं लेफ्ट हाफ प्लेन में। अगर मैं इसको एस के लिए प्लॉट कर रहा हूँ तो ये हो गया सिग्मा और ये हो गया जे ओमेगा। तो जे ओमेगा एक्सिस के राइट हैंड साइड तो मेरे पास में दो रूट है और जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास दो रूट है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 2 राइट हाफ प्लेन रूट्स एंड 2 लेफ्ट हाफ प्लेन रूट्स। ओके, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। ओके, नेक्स्ट डाउट्स आते हैं। नेक्स्ट डाउट्स जो पूछे थे हिमाली ने पूछे थे और वो थे इलेक्ट्रिकल के चैप्टर नंबर 3 से। ओके, इलेक्ट्रिकल में चैप्टर नंबर 3 जो है उससे थे ये। तो आप सभी के पास पीडीएफ है, ग्रुप पे है पीडीएफ, आप उसमें से देख लो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था नेक्स्ट 3rd चैप्टर के जो ये डाउट हैं ये सारे हिमाली ने ही पूछे हुए हैं, तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट CS, इसमें क्या पूछा, ये क्वेश्चन नंबर 3.21 इसमें पूछा हुआ था कि आपको यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स बताना था। अगर सिस्टम के ऊपर इनपुट यूनिट स्टेप है तो उसका आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना था और उसका वेव फॉर्म ड्रॉ करना था। ठीक है, तो मैंने वो आउटपुट CS क्या होगा, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ 1/s और सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन वो दे रखा था क्वेश्चन में 1 - 2s/s+1। इसको मैंने अब मुझे इसको टाइम डोमेन में लेके आना है क्योंकि मुझे वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसके पार्शियल कर दिया, इसका a/s + b/s+1, a और b की वैल्यू निकाली, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया, 1/s का हो गया ut, तो 1 ut बाहर लिख दिया। इसके बाद में -3 तो -3, 1/s+1 का e⁻⁻t, ये आ गया ट्रांसफॉर्म। इसके बाद में इस ct को ड्रॉ कर लिया मैंने, t = 0 पे जब मैं देखूंगा तो 1 - 3 e⁻⁻0, e⁻⁻0 या e⁻+0 दोनों की वैल्यू 1 होती है, सॉरी। सो 1 - 3, सो 1 - 3 इज बिकम -2 एंड लास्ट में जब मैंने t = इन्फिनिटी पे पुट किया तो e⁻⁻∞ बिकम 0, सो 1 - 0, सो दैट विल इक्वल टू 1। सो मेरे पास ये देखो अब t = 0 पे कर्व कितनी वैल्यू ले रहा है, -2, तो ये टाइम एक्सिस ही है, दिस इज द टाइम एक्सिस। तो t = 0 पे तो ले रहा है वैल्यू -2 और जैसे जैसे इन्फिनिटी टाइम की तरफ जाओगे तो वैसे वैसे वो फाइनाइट वैल्यू क्या लेगा, 1। तो इस तरीके का कर्व आ रहा है और आप जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन बी या सी है ये, तो आप देख लेना, ये शायद ऑप्शन ए जो भी है ये आप ये देख लेना कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.19। इसमें आपने हिमाली पूछा था कि आपको इसका आंसर पता है बट ऑप्शन सी और डी क्या कह रहे हैं वो आपको नहीं पता। तो पहले तो जो अपने को सिस्टम दिया हुआ था मैंने उससे उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। ओके, ये देखो, ये निकालने के बाद में मैंने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड से, सेकंड ऑर्डर के स्टैंडर्ड से, s² + 2ζωns + ωn²। तो क्या पता लगा, ωn 1 है, 2ζωn है 1 + k। ओके, और यहाँ से जीटा आ गया 1 + k/2। ओके, अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस में बोला हुआ है, पहला ऑप्शन हमें ऑप्शंस में बोला हुआ है कि जो k होगा, k की वैल्यू जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी किस किस को। ठीक है, तो k की वैल्यू इन्फ्लुएंस करेगी, देखो k की वैल्यू ωn को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, k की वैल्यू इन्फ्लुएंस कर रही है किसको, अगर k चेंज होगा तो जीटा चेंज होगा, और अगर जीटा चेंज होगा तो परसेंटेज ओवरशूट चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है परसेंटेज ओवरशूट के फॉर्मूले में क्या आता है, जीटा की टर्म आती है। आप परसेंटेज ओवरशूट का फॉर्मूला निकाल के देखो, उसमें जीटा की टर्म आती है। तो परसेंटेज ओवरशूट जीटा पे डिपेंड करता है, तो अब के जीटा को इन्फ्लुएंस कर रहा है और जीटा परसेंटेज ओवरशूट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ के परसेंटेज ओवरशूट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, तो इस हिसाब से अपना इसका आंसर ये हो जाएगा कि के परसेंटेज ओवरशूट को इन्फ्लुएंस करेगा। बट आपने पूछा था कि फेज शिफ्ट जो ऑप्शंस हैं सी और डी, उनका क्या मतलब है। आप देखो, ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, ये इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ही है क्लोज लूप का। इस पे जो भी इनपुट मिलेगा उसको इससे इनपुट मल्टीप्लाई करके अपने को आउटपुट का ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। तो जो भी मुझे इनपुट मिलने वाला है उस इनपुट के अंदर अगर कोई भी फेज शिफ्ट होने वाला है तो ये सिस्टम ही करेगा। तो ये सिस्टम कितना फेज शिफ्ट करता है ये हम चेक कर लेते हैं। इसका फेज कितना है, तो इसका फेज निकालूंगा जब मैं, तो कितना आएगा ys/rs, मतलब इसका फेज कैसे निकालते हैं आप, एस को j पुट कर दो टोटल, तो इसको j पुट किया, s² की जगह पुट किया तो j का स्क्वायर प्लस 1 + k j + 1, यहाँ से j का स्क्वायर, तो j² हो गया -1, तो -ω² होगी ये टर्म, और ये हो गया 1 + k j। इससे मैंने इसका नीचे डिनोमिनेटर पार्ट से मैंने इसका फेस निकाला। तो फेस कितना हो गया, बिकॉज डिनोमिनेटर पार्ट के लिए तो माइनस पहले आएगा, tan इनवर्स इसका रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट, तो दैट इज ω 1 + k, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट, तो ω 1 + k अपॉन में रियल पार्ट, तो दैट इज 1 - ω²। ये टर्म आ गई अपने पास। अब आप देखो ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी में उसने बोला है कि फेस अगर मैं निकालूंगा बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी पे
तो वो के पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। तो अगर मैं बहुत लो फ्रिक्वेंसी पे निकाल रहा हूँ तो आप एक बार देखो, अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो मैंने उसको जीरो मान के चला तो ये जीरो हो जाएगा, ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा और टेन इनवर्स जीरो एंड दैट विल बिकम जीरो। तो इंडिपेंडेंट है केस है, फेस इंडिपेंडेंट है केस है। नेक्स्ट, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे जो पूछा था, तो ओमेगा को आप इन्फिनिटी पुट करके देखो, आप ओमेगा को यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करके देखो, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, आप नीचे से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेना, ओमेगा से ओमेगा की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे एक सिंगल ओमेगा बचेगा। सिंगल ओमेगा में अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, अगेन ये पूरी टर्म जीरो हो गई और यहाँ पे अगेन माइनस टेन इनवर्स जीरो एंड दैट विल बिकम अगेन 0 डिग्री एंड दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द के। सो फेज शिफ्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है के की वैल्यू से, इसीलिए ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ए। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.18 जो हिमालय आपने पूछा था। इसमें हमें क्या दे रखा है, स्टेप इनपुट जब हमने लगाया, यूनिट स्टेप इनपुट यानी A1 हो गया, इसके अंदर स्टडी स्टेट एरर जो आएगी सिस्टम में वो 0.1 दे रखी है हमें। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट नीचे है। हमें बोला है कि स्टडी स्टेट एरर एक सिस्टम के लिए है, जब उस पर यूनिट स्टेप इनपुट लगाया तो A1 हो गया, तो वो 0.1 है। अब होती क्या स्टडी स्टेट एरर स्टेप के लिए, A अपॉन 1 प्लस KP, A1 हो गया, यहाँ से मैं KP निकाल सकता हूँ इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो KP मेरे पास 9 आ गया। आप सॉल्व कर लो इसे, KP 9 आ गया। और KP होता क्या है, लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, GSHS, ये वैल्यू अपने बाद में काम आएगी, इसलिए इसको अपन ने निकाल के रख लिया। नेक्स्ट पूछा है अपने को, अपने को पूछा था कि अगर ये इनपुट लगा दिया जाए सिस्टम पे 10, ये टाइम एक्सिस पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, एंड आगे तक जा रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ 1 तक जा रहा है। अगर ये इनपुट लगा दिया जाए इसी सिस्टम के ऊपर तो स्टडी स्टेट एरर कितनी होगी, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो विद द सेम इनपुट, सॉरी यस, इन द सेम सिस्टम अगर हम ये इनपुट लगाते हैं तो स्टडी स्टेट एरर कितनी होगी। अब देखो, आप पहले तो इसको लिखो, RT को सिग्नल सिस्टम के थ्रू आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो आप खुद इसको ड्रॉ करके देखो कि अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ 10 UT माइनस 10 UT माइनस 1, 10 UT का मतलब 10 एम्पलीट्यूड के साथ स्टार्ट हुआ एक UT फंक्शन, 10 UT माइनस 1 का मतलब अगर मैं 10 UT को, माइनस को छोड़ दो एक बार, 10 UT को जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फाइनाइट तक जाता, मतलब यहाँ से ऐसे चलता रहता, अगर मैं उसको 1 से शिफ्ट कर दूं तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा फिर 1 से, और अगर मैं इस 10 UT में से इसको सेपरेट कर दूंगा तो ये इक्वेशन आएगी मेरे पास में। तो अल्टीमेटली मैं समझाना चाह रहा हूँ जिन्होंने सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ा है अभी, कि ये जो इक्वेशन, ये जो वेवफॉर्म है, ये जो सिग्नल है अपने पास, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया RS, तो वो आ जाएगा 10 अपॉन S, 10 UT का होता है 10 अपॉन S, और UT माइनस 1 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो अपने पास क्या हो जाएगी 10 अपॉन S e रेज टू पावर माइनस S। इन दोनों में से मैंने 10 अपॉन S को कॉमन ले लिया, ये आ गया। नेक्स्ट, अब मुझे स्टडी स्टेट एरर पूछी थी फाइनली, तो लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, S इंटू RS अपॉन 1 प्लस GSHS। आप याद करो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि इंडिपेंडेंट है इनपुट से, आप इसमें RS कोई सा भी पुट कर दो, इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि ये स्टेप के लिए ही है या रैम्प के लिए, ये जनरल फॉर्मूला आया था अपने पास ESS का, आप नोट्स में देखो अपने। तो RS की जगह तो मैंने ये पुट किया, इसीलिए मैंने ये RS निकाला, RS की जगह मैंने ये पुट किया, ओके, S से S कैंसिल आउट हो गया, नीचे था 1 प्लस GSHS। ये कब है GSHS, जब S टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो ये तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं ना इस सिस्टम के लिए, लिमिट S टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, GSHS दैट इज 9, तो मैंने वही वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दी है, दैट इज 9। अब यहाँ पे आपने ये ऊपर आपके पास 10 आ गया, S की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पे, e रेज टू पावर माइनस 0 वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 10, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो स्टडी स्टेट एरर अपने पास में 0 आ गई, ओके। नेक्स्ट जो आपका डाउट था 3.13, ओके, इसको समझना आप। ये सिस्टम में अपने पास में पहले तो अपने को एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट से मैंने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट का ट्रांसफॉर्म, तो E0 अपॉन EI 1 अपॉन LC S स्क्वायर प्लस R अपॉन LS प्लस 1 अपॉन LC, ये उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन था जो आ गया, ओके। आप ये अपने हिसाब से पूरा निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद में कैसे निकालोगे ये आपको पता होना चाहिए। R को किससे रिप्लेस कर दोगे, R से, C को रिप्लेस कर दोगे आप 1 अपॉन CS से, और L को रिप्लेस कर दोगे LS से, और इसके बाद आप क्या कर दोगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे नेटवर्क की तरह, और आप इसको ट्रांसफर फंक्शन को निकाल लोगे। इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ से ओमेगा एन कितना आ गया, इसको सेकंड ऑर्डर के स्टैंडर्ड से कंपेयर करो। ओमेगा एन आया 1 अपॉन अंडर रूट LC, ठीक है। L और C की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो ओमेगा एन आ गया 10 रेज टू द पावर 4। इसके बाद जीटा आया R/2, आप कंपेयर करो, 2 जीटा ओमेगा एन हो गया R अपॉन L, वहां से ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर दो और जीटा निकालो, जीटा आ गया R/2 अंडर रूट C/L,
यहाँ पे भी आर, सी और एल सबकी वैल्यू पुट करो तो 0.5 आ गया, यानी अंडर डैम सिस्टम है। ओके, अंडर डैम सिस्टम है तो अब मैं इसके लिए सेटलिंग टाइम निकाल सकता हूँ। सेटलिंग टाइम कितना होता है, TS 4 जीटा ओमेगा एन, 4 टॉ जिसे हम कहते थे। यहाँ से जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू, जीटा और ओमेगा एन आपके पास है, पुट किया तो TS आया 0.8 मिली सेकेंड। ओके, इतनी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली है। अब समझो इस क्वेश्चन को कि क्या क्या है इस क्वेश्चन में, वो देखो। अब समझो, हमें बोला है कि इस सिस्टम पे हम कैसा इनपुट लगाएं, स्क्वायर इनपुट लगाएं या यूटी इनपुट लगाएं, और अगर स्क्वायर लगाएं तो किस फ्रिक्वेंसी के साथ लगाएं, सो दैट वो नॉन स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के ऊपर, CRO के ऊपर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर परफेक्ट आउटपुट दे दे। मतलब अपने पास अगर नॉन स्टोरेज CRO अवेलेबल है, देखो CRO के वैसे 5 टाइप होते हैं, वैसे इन जनरल देखें तो 2 ही टाइप हैं। CRO एक होता है DSO, ओके, जो होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, DSO, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो भी आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे, जो भी वेवफॉर्म प्रोड्यूस होगी वो उसको स्टोर कर लेंगे। ओके, बट CRO जो होता है वो अपने आउटपुट को स्टोर नहीं करके रखेगा। आपने अगर इनपुट लगा दिया तो वंस इट विल गिव यू द आउटपुट। अगर आपका आउटपुट, अब देखो मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, जस्ट 1 सेकेंड। जैसे सपोज करो कि आपने अगर ये इनपुट लगाया सॉरी, आपने अगर ये यूटी इनपुट लगाया, ठीक है, और अगर यूटी इनपुट है और अंडर डैम सिस्टम है, ये अंडर डैम्ड है, अंडर डैम सिस्टम है। देखो ऑप्शन ए में वो कह रहा है स्टेप इनपुट लगा दूं, इस यूटी इनपुट लगा दूं, बिकॉज ये अंडर डैम सिस्टम है, क्योंकि जीटा 0.5 है, तो ये आउटपुट किस टाइप का देगा, लाइक दिस, ठीक है। एंड CRO पे वंस इट विल सेटल्ड, अगर एक बार ये सेटल हो गया TS टाइम पे, कितना आ रहा है TS 0.8 मिली सेकेंड, 0.8 मिली सेकेंड के बाद CRO पे आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ये लाइन दिखेगी, सिर्फ ये कांस्टेंट लाइन दिखेगी, ये सिर्फ कांस्टेंट लाइन, क्योंकि वो नॉन स्टोरेज CRO है, नॉन स्टोरेज, ये स्टोर नहीं किया उसने। आप अगर थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपको सिर्फ ये दिखेगा, आप आउटपुट समझ नहीं पाओगे कि कैसा है, एक्चुअल आउटपुट ये आ रहा है, ट्रांजिएंट पार्ट ये तो स्टेडी स्टेट पार्ट है, इससे क्या पता लगाओगे, ये तो सेटल हो गया, ठीक है, ये तो इनपुट के इक्वल आ गया। तो आपको अगर ये पता लगाना है कि कैसा इनपुट है, सॉरी कैसा आउटपुट आया, तो आप क्या करो, अपने इनपुट को बार बार लगाओ, देखो क्या होगा। नॉन स्टोरेज CRO में यही होता है, आप अपने इनपुट को स्क्वायर वेवफॉर्म लगाओ, ये देखो स्क्वायर वेवफॉर्म लगाओ। अब क्या होगा, जैसे ही यूटी मिला, ये एक बार के लिए तो ये यूटी है, जैसे ही ये यूटी मिला क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा थोड़ी देर इस तरह, फिर थोड़ी देर बाद ये फिर आया, फिर आउटपुट जनरेट होगा, फिर आउटपुट जनरेट होगा। अब क्या होगा, आप कभी भी देखोगे तो आपके पास, क्योंकि ये रिपीटेटिव पल्स है इनपुट की, ठीक है, उसी सेम एम्पलीट्यूड की, अगर ये 1 था तो 1 एम्पलीट्यूड की लगा दो, तो आपको क्या होगा, बार बार आउटपुट जनरेट होगा CRO के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए नॉन स्टोरेज CRO के ऊपर हम रिपीटेटिव टाइप के, पीरियोडिक टाइप के पल्स लगाते हैं, पीरियोडिक टाइप का इनपुट लगाते हैं। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है, वहां पे आप मत लगाओ, वो स्टोरेज है, वो स्टोरेज, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। तो अब ये लगाना है। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है वो आप देखो अगर आपने मान लो ये पल्स इस तरह से लगा दी कि सेटलिंग टाइम से पहले ही पल्स खत्म हो गई, तो फिर तो वो सेटल ही नहीं हो पाया ना। इसका मतलब ये जो पल्स आपने लगाई है, अगर इसका टाइम पीरियड T है, सपोज अगर ये टाइम पीरियड जो है, ये अगर इतना टाइम पीरियड अगर आपका ये T है, तो इसका जो हाफ टाइम पीरियड है T/2, वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, आप खुद सोचो, वो आपके सेटलिंग टाइम से ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपका इनपुट एटलीस्ट इतनी देर के लिए लगा रहे कि ये सेटल हो जाए, ओके, आउटपुट आपका सेटल हो जाए। तो बस यही इसमें लॉजिक था। हम यहाँ पे जो ये पल्स लगा रहे हैं, ये जो पल्स लगा रहे हैं हम, ये जो T टाइम पीरियड है इसका, तो ये जो आधा टाइम पीरियड है T/2, ये उसके सेटलिंग टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। स्टेप क्यों नहीं लगा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। रिपीटेटिव टाइप का इनपुट लगाना है, यानी मुझे पल्स टाइप का इनपुट लगाना है, यानी स्क्वायर वेव लगानी है, और स्क्वायर वेव भी इस तरह लगानी है कि T/2 TS से ज़्यादा हो। अब आपको पता है T होता है 1/f। अब अपने को ऑप्शन B, C और D में 3 अलग अलग फ्रिक्वेंसी के सिग्नल दिए हुए थे। आप सभी के लिए F पुट करो यहाँ पे, और आप सभी के लिए T/2 कैलकुलेट करो। T/2 आ रहा है 10, 1.6 और 0.25 मिली सेकेंड। अब आप खुद देखो, मुझे इन तीनों को मतलब इस तरीके से लेना है, मुझे इनपुट इस तरीके से लेना है कि 0.8 से ज़्यादा हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। 0.25 तो कभी नहीं हो सकता, ये यानी 2 किलोहर्ट्ज़ वाला कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी गलत है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, मुझे T/2 को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेना है TS से, मुझे रिपीटेटिव टाइप की पल्स लगानी है, तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे T/2 को बहुत ज़्यादा लेना है, ये जस्ट इतना होना चाहिए कि TS से सफिशिएंटली ज़्यादा हो, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1.67। आंसर ये भी सही था, 10 मिली सेकेंड भी सही है, बट ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ये दिस इज समथिंग लाइक कि आप रिपीटेटिव पल्स लगा तो रहे हो, लेकिन वो पल्स का हाफ टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या हुआ अपना 1.67 मिली सेकेंड, दैट इज 300 हर्ट्ज वाली स्क्वायर वेव। आई होप ये आपको समझ आया हो। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रूट लॉकस के डाउट्स लेंगे आपके, ओके, जो आपने पूछे थे।